मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमा, अध्याय 2। जलन बुरी बला है। लाला बद्री प्रसाद अमृत राय के बाप के दोस्तों में थे और अगर उनसे अधिक प्रतिष्ठित न थे तो बहुत हेठे भी न थे। दोनों में लड़के लड़की की ब्याह की बातचीत पक्की हो गई थी और अगर मुंशी धनपत राय 2 बरस भी और जीते तो बेटे का सेहरा देख लेते, मगर कालवश हो गए और ये अरमान मन में लिए बैकुंठ को जिदारे। हाँ, मरते मरते उनकी बेटी को ये नसीहत थी कि मुंशी बद्री प्रसाद की लड़की से अवश्य विवाह करना। अमृत राय ने भी लजाते लजाते बात हारी थी, मगर मुंशी धनपत राय को मरे आज 5 बरस बीत चुके थे। इस बीच में उन्होंने वकालत भी पास कर ली थी और अच्छे खासे अंग्रेज बन बैठे थे। इस परिवर्तन ने पब्लिक की आंखों में उनका आदर घटा दिया था। इसके विपरीत बद्री प्रसाद पक्के हिंदू थे। साल भर 12 मास उनके यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा हुआ करती थी। कोई दिन ऐसा न जाता कि भंडार में 150 साधुओं का प्रसाद न बनता हो। इस उदारता ने उनको सारे शहर में सर्वप्रिय बना दिया था। प्रतिदिन भोर होते ही वो गंगा स्नान को पैदल जाया करते थे और रास्ते में जितने आदमी उनको देखते सब अंदर से सिर झुकाते थे और आपस में कानाफूसी करते कि दुखियारों का ये दाता सदा फलता फूलता रहे। यद्यपि लाला बद्री प्रसाद अमृत राय की चाल ढंग को पसंद नहीं करते थे और कई बेर उनको समझाकर भी हार चुके थे, मगर शहर में ऐसा होनहार, विद्यावान, सुंदर और धनिक कोई दूसरा आदमी न था जो उसकी प्राण से भी अधिक प्रिय लड़की प्रेमा का पति बनने के योग्य हो। इस कारण वे बेबस हो रहे थे। लड़की अकेली थी, इसलिए दूसरी शहर में ब्याह भी न कर सकते थे। इस लड़की के गुण और सुंदरता की इतनी प्रशंसा थी कि उस शहर के सब रईस उसे चाहते थे। जब किसी काम काज के मौके पर प्रेमा 16 श्रृंगार करके जाती तो जितनी और स्त्रियां वहां होती उसके पैरों तले आंखें बिछाती। बड़ी बूढ़ी औरतें कहा करती थीं कि ऐसी सुंदर लड़की कहीं देखने में नहीं आई, और जैसी प्रेमा औरतों में थी ऐसे ही अमृत राय मर्दों में थे। ईश्वर ने अपने हाथों से दोनों का जोड़ मिलाया था। हाँ, शहर के पुराने हिंदू लोग इस विवाह के खिलाफ थे। वे कहते थे कि अमृत राय के सब गुण अगर सही मगर हैं तो ईसाई, उनसे प्रेमा जैसी लड़की का विवाह करना ठीक नहीं है। मुंशी जी के नातेदार लोग भी इस शादी के विरुद्ध थे। इसी खींचतानी में 5 बरस बीत चुके थे। अमृत राय भी कुछ बहुत उद्यत न मालूम होते थे, मगर इस साल मुंशी बद्री प्रसाद ने भी हियाब किया और अमृत राय भी मुस्तैद हुए और विवाह की सारी साइत निश्चित की गई। अब दोनों तरफ तैयारियां हो रही थीं। प्रेमा की माँ अमृत राय के नाम पर बिकी हुई थी और लड़की के लिए अभी से गहने पाते बनवाने लगी थी कि निदान आज ये महाभयानक खबर पहुंची कि अमृत राय ईसाई हो गया है और उसका किसी मेम से विवाह हो रहा है। इस खबर ने मुंशी जी के दिल पर वही काम किया जो बिजली किसी हरे भरे पेड़ पर गिरकर करती है। वे बूढ़े तो थे ही, इस धक्के को न सह सके और पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़े। उनका बेसुध होना था कि सारा भीतर बाहर एक हो गया। तमाम नौकर चाकर अपने पराये इकट्ठे हो गए और क्या हुआ का शोर मचने लगा। अब जिसको देखिए यही कहता फिरता है कि अमृत राय ईसाई हो गया है। कोई कहता है थाने में रपट करो, कोई कहता है चलकर मारपीट करो। बाहर से दम की दम में अंदर खबर पहुंची, वहां भी कोहराम मच गया। प्रेमा की माँ बेचारी बहुत दिनों से बीमार थी और उन्हीं की जिद थी कि बेटी की शादी जहां तक जल्द हो जाए अच्छा है। यद्यपि ये पुराने विचार की बूढ़ी औरत थी और उनको प्रेमा का अमृत राय के पास प्रेम पत्र भेजना एक आंख भी न भाता था, तथापि जब से उन्होंने उनको एक बार अपने आंगन में खड़े देख लिया तब से उनको यही धुन सवार थी कि मेरी आंखों की तारा का विवाह हो तो उन्हीं से। वो इस वक्त बैठी हुई बेटी से बातचीत कर रही थी कि बाहर से ये खबर पहुंची। वो अमृत राय को अपना दामाद समझने लगी थी और कुछ तो ना हो सका, बेटी को गले लगाकर रोने लगी। प्रेमा ने आंसू रोकना चाहा मगर न रोक सकी। उसकी बरसों की संचित अंग बेल क्षणमात्र में कुम्हला गई। हाय, उससे रोया भी न गया। चित्त व्याकुल हो गया। माँ को रोती छोड़ वो अपने कमरे में आई। चारपाई पर धम्म से गिर पड़ी। जबान से केवल इतना निकाला कि नारायण, अब कैसे जीऊंगी, और उसके भी होश जाते रहे। तमाम घर की लौंडियां उस पर जान देती थीं। सब की सब एकत्र हो गईं और अमृत राय को हत्यारे और पापी की पदवियां दी जाने लगी। अगर घर में कोई ऐसा था जिसको अमृत राय के ईसाई होने पर विश्वास न आया तो वो प्रेमा के भाई बाबू कमला प्रसाद थे। बाबू साहब बड़े समझदार आदमी थे। उन्होंने अमृत राय के कई लेख मासिक पत्रों में देखे थे जिनमें ईसाई मत का खंडन किया गया था, और हिंदू धर्म की महिमा नाम की जो पुस्तक उन्होंने लिखी थी उसकी तो बड़े बड़े पंडितों ने तारीफ की थी। फिर कैसे मुमकिन था कि एकदम उनके ख्याल पलट जाते और वो ईसाई मत धारण कर लेते।
कमला प्रसाद यही सोच रहे थे कि दाननाथ आते दिखाई दिए। उनके चेहरे से घबराहट बरस रही थी। कमला प्रसाद ने उनको बड़े आदर से बैठाया और पूछने लगे, यार ये खबर कहाँ से उड़ी? मुझे तो विश्वास नहीं आता। दाननाथ, विश्वास आने की कोई बात भी तो हो। अमृत राय का ईसाई होना असंभव है। हाँ, वो रिफॉर्म मंडली में जा मिले हैं। मुझसे भूल हो गई कि यही बात तुमसे ना कही। कमला प्रसाद, तो क्या तुमने लाला जी से ये कह दिया? दाननाथ ने संकोच से सर झुकाकर कहा, यही तो भूल हो गई। मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। आज मैं शाम को जब अमृत राय से मुलाकात करने गया तो उन्होंने बात बात में कहा कि मैं अब शादी नहीं करूँगा। मैंने कुछ ना सोचा ना विचारा और ये बात आकर मुंशी जी से कह दी। अगर मुझको ये मालूम होता कि इस बात का यहाँ बतंगड़ हो जाएगा तो मैं कभी ना कहता। आप जानते हैं कि अमृत राय मेरे परम मित्र हैं। मैंने जो ये संदेशा पहुँचाया तो इससे किसी की बुराई करने का आशय न था। मैंने केवल भलाई की नीयत से ये बात कही थी। क्या कहूँ, मुंशी जी तो ये बात सुनते ही जोर से चिल्ला उठे, वो ईसाई हो गया। मैंने बहुत तेरा अपना मतलब समझाया मगर कौन सुनता है। वो यही कहते मूर्छा खाकर गिर पड़े। कमला प्रसाद ये सुनते ही लपक कर अपने पिता के पास पहुंचे। वो अभी तक बेसुध थे। उनको होश में लाए और दाननाथ के कहने का मतलब समझाया और फिर घर में पहुंचे। उधर सारे मोहल्ले की स्त्रियां प्रेमा के कमरे में एकत्र हो गई थीं और अपने अपने विचारानुसार उसको सचेत करने की तरकीबें कर रही थीं। मगर अब तक किसी से कुछ न बन पड़ा। निदान एक सुंदर नवयौवना दरवाजे से आती दिखाई दी। उसे देखते ही सब औरतों ने शोर मचाया, लो पूर्णा आ गई। अब रानी को चेत आ जाएगी। पूर्णा एक ब्राह्मणी थी। इसकी उम्र केवल 20 वर्ष की होगी। ये अति सुशीला और रूपवती थी। उसके बदन पर सादी साड़ी और सादे गहने बहुत ही भले मालूम होते थे। उसका विवाह पंडित बसंत कुमार से हुआ था, जो एक दफ्तर में 30 रुपए महीने के नौकर थे। उनका मकान पड़ोस ही में था। पूर्णा के घर में कोई दूसरा न था, इसलिए जब 10 बजे पंडित जी दफ्तर को चले जाते तो वो प्रेमा के घर चली आती और दोनों सखियां शाम तक अपने अपने मन की बातें कहा सुना करती। प्रेमा उसको इतना चाहती थी कि यदि वो कभी किसी कारण से ना आ सकती तो स्वयं उसके घर चली जाती। उसे देखे बिना उसे कल न पड़ता था। पूर्णा का भी यही हाल था। पूर्णा ने आते ही सब स्त्रियों को वहां से हटा दिया। प्रेमा को इत्र सुंघाया, केवड़े और गुलाब का छींटा मुख पर मारा, धीरे धीरे उसके तलवे सहलाए, सब खिड़कियां खुलवा दी। इस तरह जब ठंडक पहुंची तो प्रेमा ने आंखें खोल दी और चौंक कर उठ बैठी। बूढ़ी माँ की जान में जान आ गई। वो पूर्णा की बलाएं लेने लगी और बड़ी देर में सब स्त्रियां प्रेमा को आशीर्वाद देते हुए सिधारी। पूर्णा रह गई। जब एकांत हुआ तो उसने कहा, प्यारी प्रेमा, आंखें खोलो, ये क्या गत बना रखी है? प्रेमा ने बहुत धीरे से कहा, हाय सखी, मेरी तो सब आशाएं मिट्टी में मिल गईं। पूर्णा, प्यारी, ऐसी बातें ना करो, जरा दिल को संभालो और बताओ तुमको यह खबर कैसे मिली? प्रेमा, कुछ न पूछो सखी, मैं बड़ी अभागिन हूं। हाय, दिल बैठा जाता है, मैं कैसे जीऊंगी? पूर्णा, प्यारी, जरा दिल को ढांढस तो दो, मैं अभी सब पता लगाए देती हूं। बाबू अमृत राय पर जो दोष लोगों ने लगाया है वो सब झूठ है। सखी, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, ईश्वर करे तुम्हारी बातें सच हो। थोड़ी देर चुप रहने के बाद प्रेमा फिर बोली, कहीं एकदम के लिए मेरी उस कटकलेजे से भेंट हो जाती तो मैं उसका कुशल क्षेम पूछती, फिर मुझे मरने का रंज ना होता। पूर्णा, ये कैसी बातें करते हो सखी? मरे वो जो तुमको देख ना सके। मुझसे कहो, मैं तांबे के पत्र पर लिख दूं कि अमृत राय अगर ब्याह करेंगे तो तुम ही से करेंगे। तुम्हारे पास उनके 20 पत्र पड़े हैं। मालूम होता है किसी ने कलेजा निकाल कर धर दिया है। एक एक शब्द से सच्चा प्रेम टपकता है। ऐसा आदमी कभी दगा नहीं कर सकता। प्रेमा, यही सब सोच सोचकर तो आज 4 बरस से दिल को ढांढस दे रही हूं, मगर अब उनकी बातों का मुझे विश्वास नहीं रहा। तुम ही बताओ, मैं कैसे जानूं कि उनको मुझसे प्रेम है? आज 4 बरस के दिन बीत गए। मुझे तो एक एक दिन काटना दूभर हो रहा है और वहां कुछ खबर ही नहीं होती। मुझे कभी कभी उनके इस टाल मटोल पर ऐसी झुंझलाहट होती है कि तुमसे क्या कहूँ। जी चाहता है उनको भूल जाऊं, मगर कुछ बस नहीं चलता। दिल बेहया हो गया है। यहाँ अभी यही बातें हो रही थी कि बाबू कमला प्रसाद कमरे में दाखिल हुए। उनको देखते ही पूर्णा ने घूंघट निकाल लिया और प्रेमा ने भी चट आंखों से आंसू पोंछ लिए और संभल बैठी। कमला प्रसाद ने आते ही कहा, प्रेमा, तुम भी कैसी नादान हो, ऐसी बातों पर तुमको विश्वास क्यों कर आ गया? इतना सुनना था कि प्रेमा का मुखड़ा गुलाब की तरह खिल गया। हर्ष के मारे आंखें चमकने लगी। पूर्णा ने आहिस्ता से उसकी एक उंगली दबाई। दोनों के दिल धड़कने लगे कि देखें ये क्या कहते हैं। कमला प्रसाद,
बात केवल इतनी हुई कि घंटा भर हुआ लाला जी के पास बाबू दाननाथ आए हुए थे। शादी ब्याह की चर्चा होने लगी तो बाबू साहब ने कहा कि मुझे तो बाबू अमृत राय के इरादे इस साल भी पक्के नहीं मालूम होते। शायद वो रिफॉर्म मंडली में दाखिल होने वाला है। बस इतनी सी बात को लोगों ने कुछ का कुछ समझ लिया। लाला जी उधर बेहोश होकर गिर पड़े, अम्मा उधर बदहवास हो गई। अब जब तक उनको संभालूं कि सारे घर में कोलाहल होने लगा। ईसाई होना क्या कोई दिल लगी है? और फिर उनको इसकी जरूरत ही क्या है? पूजा पाठ तो वो करते नहीं, बंगले में ही रहते हैं, बावर्ची का पकाया खाते ही हैं, छूत विचार मानते ही नहीं, तो उन्हें क्या कुत्ते ने काटा है कि अपना मत छोड़कर नक्कू बने? ऐसी बेसिर पैर की बातों पर एतबार नहीं करना चाहिए। लो अब मुंह धोड़ा लो, खुशी खुशी की बातचीत करो। मुझे तुम्हारे रोने धोने से बहुत रंज हुआ। ये कहकर बाबू कमला प्रसाद बाहर चले गए और पूर्णा ने हंसकर कहा सुना कुछ? मैं जो कहती थी कि ये सब झूठ है, अब मुंह मीठा करवाओ। प्रेमा ने प्रफुल्लित होकर पूर्णा को छाती से लिपटा लिया और उसके पतले पतले होंठों को चूमकर बोली, मुंह मीठा हुआ या और लोगी? ये मिठाई रख छोड़ो उनके वास्ते जिनकी निठुराई पर अभी कुढ़ रही थी। मेरे लिए तो आगरे वाले की दुकान की ताजी ताजी इमरतियां चाहिए। प्रेमा, अच्छा अब की उनको चिट्ठी लिखूंगी तो लिख दूंगी कि पूर्णा आपसे अमृतियां मांगती है। तुम क्या लिखोगी? हाँ, मैं आज ही सारा वृत्तांत लिखूंगी। ऐसा ऐसा बनाऊंगी कि तुम भी क्या याद रखोगी, सारी कलई खोल दूंगी। प्रेमा ने लजाकर कहा, अच्छा रहने दीजिए ये सब दिल लगी। सच मानो पूर्णा, अगर आज की कोई बात तुमने लिखी तो फिर मैं तुमसे कभी ना बोलूंगी। बोलो या ना बोलो, मगर मैं लिखूंगी जरूर। इसके लिए तो उनसे जो चाहूंगी ले लूंगी। बस इतना ही लिख दूंगी कि प्रेमा को अब बहुत न तरसाइए। प्रेमा ने बात काट कर कहा, अच्छा लिखिएगा तो देखूंगी। पंडित जी से कहकर वो दुर्गत कराऊंगी कि सारी शरारत भूल जाओ। मालूम होता है उन्होंने तुम्हें बहुत सर चढ़ा रखा है। अभी दोनों सखियां जी भरकर खुश भी ना होने पाई थी कि उनको रंज पहुंचाने का फिर सामान हो गया। प्रेमा की भावज अपनी ननद से हरदम जला करती थी, अपने सास ससुर से, यहाँ तक कि पति से क्रुद्ध रहती कि प्रेमा में ऐसे कौन से चार चांद लगे हैं कि सारा घराना उस पर निछावर होने को तैयार रहता है। उनका आदर सब क्यों करते हैं, मेरी बात तक कोई नहीं पूछता। मैं उनसे किसी बात में कम नहीं हूँ। गोरेपन में, सुंदरता में, श्रृंगार में मेरा नंबर उनसे बराबर बढ़ा चढ़ा रहता है। हाँ, वो पढ़ी लिखी हैं, मैं बौरी इस गुण को नहीं जानती। उन्हें तो मर्दों में मिलना है, नौकरी चाकरी करना है। मुझ बेचारी के भाग्य में तो घर का कामकाज ही करना बंधा है। ऐसी निर्लज्ज लड़की, अभी शादी नहीं हुई मगर प्रेम पत्र आते जाते हैं, तस्वीरें भेजी जाती हैं। अभी 8-9 दिन होते हैं कि फूलों के गहने आए हैं, आंखों का पानी मर गया है। और ऐसी कुलवंती पर सारा कुनबा जान देता है। प्रेमा उसके ताने और उनकी बोली ठोलियों को हंसी में उड़ा दिया करती और अपने भाई के खातिर भावज को खुश रखने की फिक्र में रहती थी। मगर भाभी का मुंह उससे हरदम फूला ही रहता। आज उन्होंने ज्यों ही सुना कि अमृत राय ईसाई हो गए हैं तो मारे खुशी के फूल ही न समाई। मुस्कुराते मचलते मटकते प्रेमा के कमरे में पहुंची और बनावट की हंसी हंसकर बोली, क्यों रानी, आज तो बात खुल गई। प्रेमा ने यह सुनकर लाज से सर झुका लिया, मगर पूर्णा बोली, सारा भांडा फूट गया। ऐसी भी क्या कोई लड़की मर्दों पर फिसले? प्रेमा ने लजाते हुए जवाब दिया, जाओ तुम लोगों की बला से, मुझसे मत उलझो। भाभी, नहीं नहीं, दिल लगी की बात नहीं। मर्द सदा के कटकलेजी होते हैं, उनके दिल में प्रेम होता ही नहीं। उनका जरा सा सर धमके तो हम खाना पीना त्याग देती हैं, मगर हम मर ही क्यों ना जाएं, उनको जरा भी परवाह नहीं होती। सच है, मर्द का कलेजा काठ का। पूर्णा, भाभी तुम बहुत ठीक कहती हो, मर्दों का कलेजा सचमुच काठ का होता है। अब मेरे ही यहाँ देखो, महीने में कम से कम 10-12 दिन उस मुए साहब के दौरे पर रहते हैं, मगर मैं तो अकेली सुनसान घर में पड़े पड़े कराहा करती हूँ। वहाँ कुछ खबर ही नहीं होती। पूछती हूँ तो कहते हैं रोना गाना औरतों का काम है। हम रोएं गाएं तो संसार का काम कैसे चले? भाभी, और क्या, जानो संसार अकेले मर्दों ही के थामे तो थमा है। मेरा बस चले तो इनकी तरफ आंख उठाकर भी न देखो। अब आज ही देखो, बाबू अमृत राय का करतब खुला तो रानी ने अपनी कैसी गत बना डाली। इनके प्रेम का तो ये हाल है, और वहां 4 वर्ष से हीला हवाला करते चले आते हैं। रानी नाराज ना होना, तुम्हारे खत पर खत जाते हैं, मगर सुनती हो वहां से विरले ही किसी खत का जवाब आता है। ऐसे निर्मोहियों से कोई क्या प्रेम करे? मेरा तो ऐसों से जी जलता है।
क्या किसी को अपनी लड़की भारी पड़ी है कि कुएं में डाल दे? बला से कोई बड़ा मालदार है, बड़ा सुंदर है, बड़ी ऊंची पदवी पर है, मगर जब हमसे प्रेम ही ना करे तो क्या हम उसकी धन दौलत को लेकर चाटे? संसार में एक से एक लाल पड़े हैं और प्रेमा जैसी दुल्हन के वास्ते दूल्हों का काल। प्रेमा को ये सारी बातें बहुत बुरी मालूम हुई, मगर मारे संकोच के कुछ बोल न सकी। हाँ, पूर्णा ने जवाब दिया, नहीं भाभी, तुम बाबू अमृत राय पर अन्याय कर रही हो। उनको प्रेमा से सच्चा प्रेम है, उनमें और दूसरों मर्दों में बड़ा भेद है। भाभी, पूर्णा, आप मुंह न खुलवाओ। प्रेम नहीं पत्थर करते हैं। माना कि वे बड़े विद्या वाले हैं और छुटपने में ब्याह करना पसंद नहीं करते, मगर अब तो दोनों में कोई कमसिन नहीं है। अब क्या बूढ़े होकर ब्याह करेंगे? मैं तो बात सच कहूंगी, उनकी ब्याह करने की चेष्टा ही नहीं है। टाल मटोल में काम निकालना चाहते हैं। यही ब्याह के लक्षण हैं कि प्रेमा ने जो तस्वीर भेजी थी वो टुकड़े टुकड़े करके पैरों तले कुचल डाली। मैं तो ऐसे आदमी का मुंह भी ना देखूं। प्रेमा ने अपनी भावज को मुस्कुराते हुए आते देखकर ही समझ लिया था कि अब कुशल नहीं है। जब ये मुस्कुराती है तो अवश्य कोई ना कोई आग लगाती है। वो उनकी बातचीत का ढंग देखकर सहमी जाती थी कि देखें ये क्या सुनावनी सुनाती हैं। भाभी की ये बात तीर की तरह कलेजे के पार हो गई। हक्का बक्का उसकी तरफ ताकने लगी, मगर पूर्णा को विश्वास न आया। बोली, ये क्या अनर्थ करती हो भाभी? भैया अभी आए थे, उन्होंने इसकी कुछ भी चर्चा नहीं की। मैं तो जानती हूं कि पहली बात की तरह यह भी झूठी है। यह असंभव है कि वो अपनी प्रेमा की तस्वीर की ऐसी दुर्गत करें। भाभी, तुम्हारे न पतियाने को मैं क्या करूं? मगर ये बात तुम्हारे भैया खुद मुझसे कह रहे थे, और फिर इसमें बात ही कौन सी है? आज ही अपनी तस्वीर मंगवा भेजो, देखो क्या जवाब देते हैं। अगर ये बात झूठी होगी तो अवश्य तस्वीर भेज देंगे, या कम से कम इतना तो कहेंगे कि ये बात झूठी है। अब पूर्णा को भी कोई जवाब न सूझा। वो चुप हो गई। प्रेमा कुछ न बोली। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। भावज का चेहरा ननद की इस दशा पर खिल गया। वो अत्यंत हर्षित होकर अपने कमरे में आई, दर्पण में मुंह देखा और आप ही आप मग्न होकर बोली, अब ये घाव कुछ दिनों में भरेगा। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमा, अध्याय 2, जलन बुरी बला है। कथावाचक सोनम।